Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I'm going to discuss the topic about Electronic Crimes Act. और ये हमारा जो है पांचवा टॉपिक है, पांचवा लेक्चर है इस एक्ट के ऊपर। आज का जो हमारा सेक्शन है लेक्चर 5 का, वो है सेक्शन 10। Whoever commits or threatens to commit any of the offences under section 6, 7, 8 or 9 where the commission or threat is with the intent to clause A coerce, intimidate, create a sense of fear, panic or insecurity in the government or the public or a section of the public or community or sect, or create a sense of fear or insecurity in society, or clause B advance interfaith, sectarian or ethnic hatred, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years or with fine which may extend to 50 million rupees or with both। अब इस सेक्शन में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि एक तो ये है सपोर्टिव क्लॉज, यानी कि जो सेक्शन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं जिनमें 6, 7, 8 और 9 है। तो वो कहते हैं कि वो सेक्शंस, यानी कि जो सेक्शन से एलिमेंट हमें ड्राइव होते हैं वो एक्टिविटीज़ भी लोग करें और साथ उनका मकसद ये हो कि वो कोर्स करें, इंटिमिडेट करें। अब कोर्स का मतलब होता है जबर करना। इंटिमिडेट का जो वर्ड है उसका मतलब होता है फ्राइटन समवन स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम टू डू व्हाट वन वांट्स, यानी कि किसी को प्रोवोक करना उस चीज़ के लिए कि कोई शख्स किसी को करवाना चाहता है या कोई भी एक्टिविटी दूसरे को मजबूर करके। क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, डर की फ़ज़ा पैदा करना, पैनिक करना लोगों को, इनसिक्योरिटी पैदा करना पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी, ठीक है, एज होल। इसके अंदर ये एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं कि ये साइबर टेररिज्म में फॉल करेगा। अब जो क्लास बी है वो बेसिकली जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये रिलीजियस एक्टिविटी की तरफ जा रही है कि आप किसी के जो दीनी जज्बात हैं उसको मजरू कर रहे हैं, कोई फ़िरका वारियत है, ठीक है, उन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं तो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उसे स्फीयर एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाएगा और ये क्राइम एट लार्ज है, एट लार्ज इन पब्लिक हम कह सकते हैं। उसकी पनिशमेंट क्या है कि 14 साल तक कैद और जो फ़ाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है 50 मिलियन रुपीज़। ये दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं, उनमें से कोई एक भी दी जा सकती है। तो इस लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इससे जो सेंस हमें मिलती है वो बेसिकली साइबर टेररिज्म की है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 11। बेयर एक्ट रीडिंग करने का मेरा मकसद ये होता है कि ख़ास तौर पर जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी लॉ से रिलेटेड शख्स, चाहे वो एडवोकेट्स हों या हमारे स्टूडेंट्स हों, तो ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेक्शंस जो हैं वो जब कोई हमारे पास मुकदमा आया तो उनकी चीज़ें समझ के लगाए जाते हैं, वैसे वो मामला प्रोसीड होते हैं। इसके अलावा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेयर एक्ट रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जब वो MCQs वगैरह बनाए जाते हैं तो कई एलिमेंट्स इसमें से स्किप किए जाते हैं या बाज़ दफ़ा एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप ये बताइए ये कौन सा सेक्शन बनता है। इसलिए इसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बेयर एक्ट रीडिंग, क्योंकि हमारा सब कुछ इसी के अंदर मौजूद होता है।
चलें अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे आगे जाने से पहले बता दूं कि हमने जो फोर्जरी है वो वर्ड पढ़ा हुआ है पीपीसी में, और डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फोर्जरी पढ़ी है। अब यहाँ पर वही वर्ड यूज़ हो रहा है, सेंस भी वही यूज़ होगी, लेकिन काइंड चेंज हो गई। हमारे एक इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी भी कोई चीज़ होती है। तो आइए पढ़ते हैं। हु एवर इंटरफेयर्स विद or uses any information system, device or data with the intent to cause damage or injury to the public or to any person। अब यहाँ पर देखिए कि जो एक्सप्रेशन है वह interferes with or uses any information system, कि अभी कोई सिर्फ शख्स मुदाखलत ही कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए, किसी डिवाइस को या डाटा को। उसकी इंटेंशन का क्या है कि वो काज करे डैमेज और इंजरी किसको, पब्लिक को या किसी भी पर्सन को। और टू मेक एनी इलीगल क्लेम, कोई ऐसा क्लेम जो कि इलीगल है वो क्रिएट करने की कोशिश करे। और टाइटल और टू काज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, किसी शख्स को मुतासर करे या उसकी प्रॉपर्टी को मुतासर करे। और टू एंटर इन टू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या कोई ऐसा मायदा क्रिएट करना चाहता है उसे मजबूर करने के लिए कि देखो तुम्हारा डिवाइस मेरे पास है या तुम्हारा डाटा मेरे पास है, तो मैं इस मकसद के लिए तुम्हें इस तरह से ब्लैकमेल करूँगा। रिजल्टिंग इन एन अनऑथेंटिक डाटा विद द इंटेंट दैट इट बी considered or act upon for legal purposes as if it were authentic। और फिर क्या है कि अनऑथेंटिक डाटा को लेकर कोई ऐसी चीज़ करना या ब्लैकमेल इस तरह से करना कि जिस तरह से आपके पास उसका कोई अथेंटिक डाटा मौजूद है। ये एक ब्लैकमेलिंग की सूरत हाल हो सकती है। हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। Regardless of fact that the data is directly readable and intangible or not, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 250,000 rupees or with both। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि पूछा भी जा सकता है जब इसकी रीड आउट करवाया जाए किसी भी सिलेबस में हमारे एक्ट को, सेक्शन 11 को लेकर, कि रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट, यानी कि इस चीज़ को कता नज़र रखते हुए कि आया कि वो डाटा हम डायरेक्टली रीडेबल कर सकते हैं या वह इंटेंजिबल है या नहीं है, यह चीज़ मद्देनज़र नहीं रखी जाएगी। तो वह पनिशमेंट होगी, रीडेबल हो या ना हो। एक बार फिर बता रही हूँ कि रीडेबल हो या ना हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, कोई भी उसकी सूरत हाल हो, क्योंकि आपने एक इलीगल एक्टिविटी में कदम रख लिए। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट जो है वो आपको 3 साल तक कैद होगी और फाइन होगा जो कि 250,000 रुपीज़ तक जा सकता है। और इसके अलावा ये दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। क्लॉज 2 की तरफ चलते हैं। Whoever commits offence under subsection 1 in relation to critical infrastructure information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 5 million rupees or with both। अब इस एक्ट के पढ़ने वालों के लिए एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट ये बताना चाहूँगी कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड है उसकी डेफिनेशन हमारे डेफिनेशन क्लॉज में मौजूद है। और जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ होगा किसी भी ऑफेंस की नेचर के साथ, वहाँ पर सज़ा भी बढ़ जाएगी, वहाँ पे जुर्माना भी बढ़ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, हमारे मुल्क का डिफेंस है, हमारी ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उससे डील करता है। और जब ऐसा डाटा फेच करने की कोशिश की जाए या इस तरह से असेस हासिल करने की कोशिश की जाए कि वह मुल्की सतह पर एक पब्लिक एट लार्ज जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो ऐसी एक्टिविटी की सज़ा भी दुगनी और कई जगह जो है वो इससे भी सीवियर हो सकती है। क्योंकि मकसद पीछे क्या है
कि हमारे मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के बाद दूसरा हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 12। Whoever with intent for wrongful gain interferes with or uses any information system, device or data, or induces any person to enter into a relationship or relationship or deceives any person which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 10 million rupees or with both। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो है ये बाज़ दफ़ा इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो है और फोर्जरी और फ्रॉड दोनों ही ऑफेंसेस हैं और दोनों ही हमने पीपीसी में पढ़ी हैं। फोर्जरी जो है वो किसी असल चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से बदल देना जो कि नकली है, और फ्रॉड से मुराद धोखाधड़ी और इस तरह की एक्टिविटी है। सो इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को फोर्जरी से डिफ़र कर देता है, उसके अंदर कंपैरिजन पैदा कर देता है, वो है wrongful gain। इंटेंट फॉर wrongful gain, इंटरफेरेंस with or uses any information system, device or data, induces any person to enter into a relationship or deceives any person। कि अब आप यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड किस तरह से कर रहे हैं? एक पर्सन को डिसीव करके। डिसीव करने का फैक्टर तो हर जगह पर मौजूद होगा, क्योंकि बेसिकली कोई शख्स अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो वो दूसरे शख्स को डिसीव ही करता होता है। which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished। अब उसका मकसद क्या है कि पीछे उनके इन सारी चीज़ों का मकसद धोखाधड़ी करते हुए उसकी फेम को, उसे डिबेस करना, उसे डिफेम करना, उसके खिलाफ जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करना कि वो बदनाम हो। अब उस शख्स में या फिर उस शख्स को इस्तेमाल करते हुए इसका हदफ कोई और शख्स भी हो। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो ऐसे शख्स को 2 साल की सज़ा मिलेगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 million rupees और विद बोथ, और 10 मिलियन तक का आपको जुर्माना हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने, आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स आप बताए गए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी हैं और ये हर शख्स को पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट अब हर कोई यूज़ करता है और इस तरह के साइबर बुलीज़ और साइबर क्राइम्स जो हैं वो हो रहे हैं, और कई लोग करते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती कि इसकी बाकायदा तौर पर एक सज़ा भी है और ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है। इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।